पुष्पिता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ठंड से कड़कड़ाती दिल्ली में बारिश से पारा और लुढ़क गया है। दिल्ली एनसीआर में आधी रात से तेज बारिश हो रही है। रात भर बादल गरजते रहे हैं और सुबह तक पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ घंटे और बारिश होने की संभावना है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं। बारिश की वजह से पारा लुढ़क गया है और सर्दी बढ़ गई है। हालांकि प्रदूषण में कुछ राहत देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली एनसीआर में आधी रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू होने की वजह से लोगों को परेशानी कम होगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अब रुक रुक कर थोड़ी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंडावली में जल भराव की वजह से आधी गाड़ी डूब चुकी है। जो टू व्हीलर्स हैं वो भी किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आधी रात से लगातार जोरदार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। फौज खास का इलाका भी देख सकते हैं, जहां पर हालांकि अब रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन आधी रात से इन इलाकों में भी जमकर बादल बरसे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ घंटे तक और बारिश होगी। हालांकि तापमान में गिरावट की वजह से दिल्ली वालों को सर्दी से राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। और ये आपको प्रहलादपुर अंडरपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बस बीच में ही फंस चुके हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बस के ऊपर तक चढ़ना पड़ गया है। कई यात्री बस के ऊपर, देखिए अंडरपास की स्थिति पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ये गाड़ियां देखिए किस तरह से इस जलभराव में डूब चुकी हैं। आधी से ज्यादा गाड़ियां जो है वो डूब चुकी हैं। बसेस यहां पर जहां के तहां फंस गए हैं, जिसकी वजह से। और ये तस्वीरें मंडावली की आपको दिखा रहे हैं। देखिए कार किस तरह से लगभग आधी डूब चुकी है। और ये टू व्हीलर का हाल देखिए, लोगों को पैर ऊपर करके किसी तरह से यहां से निकलने की स्थिति पैदा हो गई है। हेडलाइट्स जलाकर लोग गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी कहां तक आगे जाएगी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि लबालब हर जगह पानी भर चुका है। खास करके अंडरपास की स्थिति जो है बेहद डरावनी है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, अपना लोकेशन बताएं और वहां पर स्थिति फिलहाल क्या है ये बताएं और दिखाएं भी। देखिए श्वेता, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जो रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त कनॉट प्लेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो तेज बारिश जो है वो बनी हुई है। और इसके साथ जहां दिल्ली के अंदर बारिश तेज होती है तो दिल्ली की स्थिति जो है वो जल भराव की साफ तौर पर नजर आती है। हर इलाकों के अंदर जलमग्न जो है वो दिल्ली होती हुई नजर आती है। मंडावली, पुल, प्रहलादपुर, आजादपुर, इन तमाम इलाकों के अंदर अगर कहा जाए तो इस वक्त जो है वो पानी जो है वो भरना शुरू हो चुका है। लोगों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू हुआ है, ऐसे में लोग काफी हद तक कम निकलेंगे। लेकिन जो भी लोग एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं, जिनको जरूरत है अस्पताल जाना है या किसी जरूरी कामकाज के लिए जाना है, तो उनको जल भराव की समस्या से जूझना जरूर पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत के तमाम इलाके, खास करके दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, इन इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और अगले कुछ घंटों तक ये बना रहेगा। मौसम में भी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि तापमान की अगर बात करें तो 15 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच चुका है। और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का तापमान जो है वो बना रहेगा। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को अभी ठंड से राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमूमन ये जो बारिश है वो दिसंबर के महीने में होती है और उसके बाद ठंड अचानक से जो है वो बढ़ती है। लेकिन अब जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जिस तरीके से ये बारिश हुई है, तो आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से और जूझना पड़ सकता है और ठंड का लंबे वक्त तक जो सामना है वो करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश जो है वो जारी है कनॉट प्लेस, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के आसपास। सुशांत, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तो लगातार बारिश हो ही रही है, लेकिन पहाड़ों की स्थिति क्या है वो भी आपको बता दें। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने और कहर ढा दिया है। दिल्ली में शीतलहर से लोगों का बुरा हाल है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते उड़ानों पर असर पड़ा है। ये आपको श्रीनगर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। काजीकुंड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर जमकर स्नोफॉल हो रहा है।
और लगातार स्नोफॉल होने की वजह से जो वहां के निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनकी परेशानी इन दिनों और ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी के लिए उन्हें बर्फ को पिघलाना पड़ता है। और ये देखिए, चारों तरफ आपको बर्फ की मोटी परत नजर आएगी और लगातार आसमान से, हालांकि रुई के फाहे की तरह ये लगता है देखने में तस्वीरों में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों ने भी स्नोफॉल को खुद जाकर महसूस किया है, खास करके मैदानी इलाके के लोग, वो इस बात को समझ सकते हैं कि देखना जितना खूबसूरत लगता है, वहां पर लगातार जो लोग रहते हैं, जो वहां के निवासी हैं, ये समय उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि ऐसे समय में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होने की वजह से घर से चलना मुश्किल, घर से बाहर निकलना मुश्किल। घरों में भी आपको हमेशा अलाव या फिर कुछ वहां पर कांगड़ी वो लोग जलाते हैं, उसके साथ वो लोग घरों से निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से घर से निकल पाते हैं। ऐसे में पानी पीने के लिए भी उनके लिए आफत हो जाती है। बर्फ को पिघलाकर किसी तरह से वो पानी पीते हैं। हाँ, जो पर्यटक बेशक वहां पर गए हैं, ये देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए काजीकुंड की तस्वीर, जहां पर आप देख रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है। वैष्णो देवी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है इस बीच वहां पर, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार नए साल से जो जाने की शुरुआत वहां पर हुई है। हालांकि पूरे साल जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी में खास करके वहां पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इस बीच औली की तस्वीरें, उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से आपको सिर्फ सफेदी नजर आएगी हर तरफ, चाहे वो घर हो, मकान हो या फिर ये दरख्त हो, हर चीज आपको बर्फ से ढकी हुई नजर आएगी। ये नजारा जितना खूबसूरत है, उतना ही वहां के लोगों के लिए मुश्किल भरा समय होता है, क्योंकि जब दूर दूर तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आए और कुछ भी नजर ना आए, ऐसे में बाहर निकलना और रोज की जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाती है। ऐसे दिनों में लोग कई कई दिनों तक अपने ही घरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। और ये वैष्णो देवी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि माता के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए मौसम कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि 12 महीने यहाँ पर चढ़ाई होती है। श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं, माता के दर्शन करते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ की तस्वीरें देखिए, लगातार बारिश और बर्फबारी इन इलाकों में लोगों की मुसीबतें बढ़ाते हुए। ये देखिए किस तरह से लगातार यहाँ भी आप तस्वीरें देखें, कई हिस्सों में जबरदस्त यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में। और ये माता वैष्णो देवी का दरबार आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो कि बेहद खूबसूरत है, उत्तराखंड के औली की तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि औली, अब तक आपको जैसा पता हो कि औली विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी जाना जाता है। खास करके यहाँ पर विंटर्स में, यानी कि सर्दियों के दिन में अलग से स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, राज्य सरकार यहाँ पर आयोजन करती है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा इलाका जो है वो बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक चुका है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आपको हम औली की दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये देखिए, जो आपको सामने में एक झील भी दिख रही होगी, वो भी पूरी तरह से जम चुकी है, क्योंकि लगातार इन इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चलिए, अब इन तस्वीरों के बाद अब बात करेंगे हम कोरोना की। जी हाँ, क्योंकि कोरोना की तूफानी रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। पूरे 55 घंटे लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें देश में, तो 1,17,000 नए केस सामने आ चुके हैं। और ऐसे में देखिए कोरोना के कुल केस कितने हैं। ओमिक्रॉन के अब तक 300 से ज्यादा संक्रमित मरीज जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, केस दर्ज हो चुके हैं इस पूरे मामले में। और साथ ही साथ ये रफ्तार जो है वो बेहद ज्यादा होती जा रही है। देखिए दिल्ली में कैसे बढ़ा है ये आंकड़ा, आपको हम बता दें। ये देखिए किस तरह से 2,716, फिर 3,194, 3 जनवरी को, 2 जनवरी को 4,000 से ज्यादा, 4 जनवरी को 5,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए। और 5 जनवरी सीधे 5,000 से बढ़कर 10,665 केसेस सामने आ गए हैं। और आज की अगर बात करें 7 जनवरी,
कल की बात करें 7 जनवरी 17,335 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। लगभग 55 घंटे का कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू लगाया है दिल्ली सरकार ने, क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में देखिए 1 जनवरी को 6,347 मामले सामने आए, 3 जनवरी को यही बढ़कर 8,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। वहीं 6 जनवरी को देखिए 20,000 से ज्यादा केसेस यहां पर हो गए हैं सामने और 7 जनवरी यानी कि कल का जो आंकड़ा है 20,971 केसेस। यानी कि अगर टोटलिटी में हम बात करें तो पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। अब चलिए, अब ज्यादा प्रभावित जो 4 राज्य हैं कोरोना से उसकी बात कर ले तो दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल है, जिसमें कि अभी भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केसेस के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। 40,925 केस महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो 17,000 से ज्यादा केसेस यहां हैं। कर्नाटक कह ले कि चौथे नंबर पर है, 8,449 केसेस यहां पर है और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, 18,000 से ज्यादा केसेस वहां रजिस्टर हो गए हैं। तो राज्य में एक दिन में 40,950 नए केस सामने आए हैं। मुंबई की हम बात कर रहे हैं, मुंबई में 24 घंटे में 20,971 केसेस सामने आए हैं। विदेश से आने वाले पर सख्त नजर यहां पर रखी जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार भी नई गाइडलाइंस के साथ सामने आ चुकी है। धारावी में 24 घंटे में 150 नए मरीज सामने आए हैं। धारावी के फिर कोरोना हॉस्पिटल बनने की यहां पर कोरोना हॉटस्पॉट यहां पर बनने की आशंका जो है वो बढ़ गई है। राज्य में एक दिन में 40,950 केस यहां पर रजिस्टर किए गए हैं। तो मुंबई में 24 घंटे में 20,971 लोग बीमार यहां पर हुए हैं और जो खास करके विदेश से लोग यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मामले ये देखे जा रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, उनमें केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। और धारावी जो कि सबसे बड़ा एशिया का स्लम है, एक बार फिर से वो हॉटस्पॉट बनने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में नए संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,000 के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सख्ती लागू कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज बंद हैं। नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर से ना निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। जो लोग बाहर आ रहे हैं उन्हें रोककर वापस लौटाया जा रहा है। और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रेया चैटर्जी। कोविड के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली एनसीआर में वीकेंड कर्फ्यू कल से शुरू हो चुकी है। फ्राइडे रात 10 बजे से सोमवार सवेरे 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में मौजूद है। ये दिल्ली का वो इलाका है जहां पे हम रोज भीड़ देखते हैं और वीकेंड में तो लोग बहुत ही जोरों शोरों में इस मार्केट में आते हैं, लेकिन आज ये नजारा नहीं देखने को मिलेगा। वीकेंड कर्फ्यू के लिए ये मार्केट बंद है। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी ट्रैवल टिकट अगर आप दिखाएं तो उसके लिए आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, या फिर अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो वो शादी का कार्ड दिखाने से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इसके अलावा सारी जो सुविधाएं हैं वो आज बंद है। ये वीकेंड कर्फ्यू मंडे सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। श्रेया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि आज क्या कुछ वहां पर स्थिति है। साथ ही साथ पंकज उपाध्याय हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं समर्थ, हमारे संवाददाता। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। श्रेया, एकाएक हमने देखा है कि दिल्ली में आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। इसके मद्देनजर फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से वीकेंड कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को कुछ और नए गाइडलाइंस भी आ सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। डीडीएमए की एक मीटिंग है जो सोमवार को शेड्यूल्ड है और इस मीटिंग में जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट 15% क्रॉस करने के लिए क्या रेड अलर्ट लगानी जरूरी है, इस बारे में एक चर्चा भी होगी। और अब तक की जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि हमने पिछले डीडीएमए मीटिंग्स में भी ये देखा है कि ना कि सिर्फ पॉजिटिविटी रेट लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की रेट क्या है, क्या लोग ज्यादातर हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या फिर होम आइसोलेशन में ट्रीट हो रहे हैं, इसके बारे में भी एक पूरा सिचुएशन को देखा जाएगा और उसके बाद ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। मंडे की इस मीटिंग है, मंडे 11 बजे ये मीटिंग दिल्ली में होगी और अभी फिलहाल जो है दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगी हुई है। बिल्कुल। पंकज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। पंकज, फिलहाल पिछली बार की तरह इस बार भी यही देखा जा रहा है कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। ऐसे में खबरें ये बता रही है कि बेड्स की कमी वहां पर हो सकती है। आपके पास लेटेस्ट जानकारी क्या? देखिए, जहां तक सरकार का कहना है, सरकार बोलती है कि रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा कम है, चाहे वो बीएमसी कंट्रोल्ड हॉस्पिटल्स हैं या स्टेट रन हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंटरेस्टिंगली हमने कल ये देखा कि 60% से ज्यादा जो कोविड बेड ऑक्यूपेंसी है वो हो चुकी है। यानी 7,500 कोविड बेड्स जो मुंबई में हैं उसमें से करीब 5,000 अभी से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है अगले कुछ दिनों में यह संख्या 7,500 से बढ़ाकर 14,000 तक कर दी जाएगी। अभी ये देखने में आ रहा है कि जितनी भी हाई राइजेस हैं मुंबई में, वहां से ज्यादा केस लोड सामने आ रहा है, स्लम से उतना नहीं आ रहा है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है एक हफ्ते में जो ये पिक्चर है पूरी क्लियर हो जाएगी और उससे पता लगेगा क्या केसेस सिर्फ हाई राइजेस से आ रहे हैं या स्लम से भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, वहां भी अब केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। कल आपको बताएं 150 नए मामले सामने आए हैं, जो ये हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक है मुंबई के लिए। उससे एक दिन पहले भी 107 नए मामले सामने आए थे। अब धारावी एक बड़ी मुसीबत बनी थी फर्स्ट वेव में भी, सेकंड वेव में भी, बीएमसी के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी। दर्शकों को पता ही है करीब 80% वहां की जो जनता है वो पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करती है। ऐसे में रेट ऑफ इन्फेक्शन फैलना और ज्यादा हो सकता है। ऐसे में क्या एक्शन प्लान रहेगा बीएमसी का, क्या एक्शन प्लान रहेगा सरकार का, आज वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर यहां पर आने वाली हैं जंबो कोविड सेंटर में, बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में मुआयना करने के लिए, क्योंकि सोमवार से हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वैक्सीन लगने वाली है, सीनियर सिटीजन को भी लगने वाली है। तो आगे का प्रोग्राम क्या होगा सरकार का, बीएमसी क्या करेगी, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं, समर्थ हमारे साथ बने हुए हैं। समर्थ, कितनी तैयारी इस बार, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे, बेड्स के लिए लोग भटक रहे थे, इस बार क्या तैयारी पुख्ता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोविड एक बार फिर परेशानी का सबब बन गया है। 4,228 मामले यूपी में पिछले 24 घंटे में आए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में 577 मामले आए हैं। और आप खाली लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो पिछले 15 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 0.1% से बढ़कर अराउंड 9% पहुंच गया है। यानी कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो काफी स्पीडली बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस 1000 के पार हो चुके हैं, जिसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। नाइट कर्फ्यू 11 से 10 तक कर दिया गया है, यानी कि 10 से 6 का कर दिया गया है। गांव में भी संक्रमण फैलना शुरू हो गया है। पिछली दफा गांव में काफी मौतें हुई थी, तो इस बार उसको देखते हुए निगरानी समिति जो है उनको एक्टिवेट दोबारा कर दिया गया है। पर कई जगह ऐसी भी है, चाहे लखनऊ का इमामबाड़ा हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वहां पर लोग आपको मास्क लगाए हार्डली नजर आएंगे। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से चिंता का विषय न केवल प्रशासन के लिए है पर सरकार के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की दहलीज पर है और कभी भी चुनाव के डेट्स की घोषणा हो सकती है। और जितनी रैलीज हो चुकी हैं, देखना यह है कि क्या उनसे स्प्रेड हुआ है या नहीं। पर फिलहाल वर्चुअल रैलीज की तरफ जोर है। तो चुनाव के मद्देनजर भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कोविड जिस तरह से बढ़ रहा है, यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, ये डराने वाले हैं और चौंकाने वाले हैं। हालांकि टीकाकरण की अगर आप बात करेंगे तो 21 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में पहली डोज लग चुकी है। तो वहीं 15 से 18 की उम्र वालों में लोगों को भी यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको हम बता दें कि लगातार केसेस बढ़ने की वजह से देखिए कहां क्या कुछ हो रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू सबसे पहले लगा दिया गया है। लेकिन और क्या, अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा ई पास। जो
जरूरी सेवा है, उसके लिए जो लोग बाहर निकलेंगे उनके लिए भी ई पास जो है वो मुहैया कराया जाएगा। यानी कि आप अगर घर से निकलते हैं, आप अगर अस्पताल जा रहे हैं या फिर अगर आप पुलिस में ड्यूटी करते हैं तो आपको भी ई पास लेना होगा। डीएम ऑफिस से जारी होगा ई पास। किसे मिलेगा ई पास, ये हम आपको बता रहे हैं कि डीएम ऑफिस से ये जारी होगा ई पास। delhi.gov.in ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ई पास के लिए। अगर आपको घर से निकलना जरूरी है तो ई पास के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बीच आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना की बेकाबू होती हुई रफ्तार पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने साफ किया है कि संक्रमण को काबू करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ सकती है। दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो हमने दिल्ली में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा भी हों। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए। तो सारे रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए। उसी के अंदर ये था इवन ऑड में दुकानें खुलेंगी, क्योंकि वरना देखो आपने अखबारों में पढ़ा था कितनी फोटोएं आ रही थी कि कितने लोग भीड़ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन ये चलाने की आवश्यकता है। केसेस कम आएंगे तो जरूर इसके ऊपर विचार किया जाएगा। मैं प्रे करूंगा कि ये पीक जल्द से जल्द खत्म हो और उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो। मेरा अपना असेसमेंट है कि बहुत जल्दी पीक आ जानी चाहिए, या आ चुकी हो सकता है आज या कल या परसों में 2 दिन में आ जाए, और उसके बाद डिक्लाइन होने चाहिए। आप सब भी प्रे कीजिएगा जल्द से जल्द डिक्लाइन स्टार्ट हो। और देखो, मैंने कल भी आपसे बताया था, सबसे बड़ा इसके अंदर डिक्लाइन आने का जो एक ही पॉइंट होगा वो होगा कि कंप्लायंस। अगर 100% लोग मास्क लगाना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। पिछले 3 दिन से लग रहा है कि लोगों ने 100% लगाना स्टार्ट, अभी से कह सकते हैं, अभी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कब से नहीं, अभी से। और कब तक रहना ये भी बता देता हूँ, कम से कम 1-2 महीने जरूर सावधान रहें। अलर्ट कौन सा लगा रहे हैं कौन सा नहीं, मैंने रेस्ट्रिक्शंस आपको बता दिए हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो अलर्ट्स पहले बनाए गए थे वो डेल्टा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। अगर ये डेल्टा की वेव होती तो आज हॉस्पिटल के अंदर 15,000 पेशेंट आए हैं तो कम से कम 3,000 या 4,000 पेशेंट एक दिन में ही एडमिट हो रहे होते। अब उसके 10% भी नहीं हो रहे हैं। तो आपको फर्क तो है, फर्क तो मानना पड़ेगा। और आपको बता दें कि देश में टॉप 5 संक्रमित राज्यों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों के 30.97% केस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। ऐसे में एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली, मुंबई को चेता रहे हैं। भारत में कोरोना के डेली केस 1 लाख के पार जाने लगे हैं। कोविड केस में पिछले 24 घंटे में 28% का इजाफा हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र और बंगाल में कोरोना की रफ्तार खतरनाक है। लखनऊ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। शहर शहर कोरोना त्राहिमाम मचा रहा है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर से एक और डरावनी खबर आ गई है। पंजाब के अमृतसर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इटली से आई एक और फ्लाइट ने हड़कंप मचा दिया है। जी हां, इटली की इस फ्लाइट में 150 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। देश में बेकाबू होते कोरोना के बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दिल्ली और मुंबई को लेकर सबसे बड़े खतरे की आशंका जाहिर की है। मनिंद्र अग्रवाल के मुताबिक अगले 10 दिनों में दिल्ली और मुंबई में कोरोना का पीक होगा, यानी सबसे ज्यादा कोरोना केस होंगे। उनके मुताबिक दिल्ली और मुंबई में एक दिन में 30 से 50 हजार के बीच कोरोना केस आ सकते हैं। So we can only give a range, that is Mumbai peak being somewhere between 30 to 60,000 cases a day and Delhi being somewhere around same 35 to 70,000 cases a day. देश में 9 महीने बाद फिर एक बार 24 घंटे के नए केस का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ है। पहली बार पिछले साल दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में संक्रमितों की संख्या एक दिन में 1 लाख के पार हुई थी और 4 लाख से अधिक तक गई थी। बता दें कि इस बार करीब 5 गुना रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में फिरोजपुर और बठिंडा पुलिस के बीच तालमेल की कमी की बात कही गई है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसानों का प्रदर्शन अचानक हुआ है, पहले से इसकी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। बठिंडा के एसएसपी का कहना है कि बठिंडा में पूरी व्यवस्था दुरुस्त थी, दिक्कत फिरोजपुर में आई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद चौतरफा घिरे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बौखलाहट अब सामने आने लगी है। पंजाब के टाना में हुई एक रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सीएम चन्नी बोलते वक्त सारी संवैधानिक मर्यादा भूल गए। इससे साफ हो रहा है कि पंजाब सरकार सुरक्षा में सेंध मामले में कहीं गलत है और चन्नी और उनके अफसरों का इस मामले से सीधा सब मामला है। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नूं कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचा कर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं, तुसीं इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, तुहाडे नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली, किहड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसीं जी। मैं इस गल ते हैरान है। सारे हिंदुस्तान दे विच बीजेपी वाले ने एक गल बनाती कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं सी, किसी तरह की कोई गल यह जी नहीं हुई। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अब फिरोजपुर से बताया जा रहा है कि भटिंडा और फिरोजपुर के जो लोकल वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी और जिस वजह से ये घटना घट गई, ये चूक हो गई। लेकिन आपको लगता है कि क्या महज बस इतना ही मामला है? प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बहुत बड़ा दौरा होता है और उसको लेकर पहले से व्यवस्था की जाती है, तो क्या यह दलील काफी है? देखिए श्वेता, जब कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उसका नतीजा यह होता है कि उसके बाद में पोस्टमार्टम करना पड़ता है और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई है, उसके बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया। राजनीतिक माहौल के बाद अब ये मामला कहीं ना कहीं सेंटर वर्सेस स्टेट भी बनता जा रहा है। केंद्र सरकार की कल गृह मंत्रालय की टीम यहां पर आई थी। उसने 13 अधिकारियों से, जिनमें पंजाब के डीजीपी शामिल हैं, समेत 13 आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ करी है। यहां तक कि जो फिरोजपुर में वीवीआईपी प्रोटोकॉल का मॉनिटरिंग ऑफिसर होता है उससे भी पूछताछ की है। और इतना ही नहीं, जिन भी अधिकारियों से पूछताछ हुई है, उन जिनकी जहां पर ड्यूटी थी उनको उसी स्पॉट पर ले जाया गया। उन अधिकारियों की मोबाइल लोकेशन भी मांगी गई और अब इस पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है कि ब्लेम गेम शुरू हो गया है। कल भटिंडा